स्ट्रक्चर सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे और हम समझे थे उसमें कि सेल का जो स्ट्रक्चर है या उसका कंपोजिशन है या उसकी जो आकृति है वो अलग अलग कैसे होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लांट सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। हमने क्या बात बताया था कि क्लोरोप्लास्ट, दो चीज़ है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, ये दो जो है आपके, ये दोनों में डीएनए होता है। दोनों में जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर में अपना आप होता है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि ये कहाँ पर डीएनए पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल है क्या, इसके अलावा न्यूक्लियस में तो होना ही है। न्यूक्लियस इज द मेन सेंटर जहाँ की जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका एक किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, रसोई घर है प्लांट का। ये फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये खाना बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो आप समझ ही रहे हैं कि सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी में डिफरेंट वेवलेंथ्स का आपका स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट कलर्स हैं। वो कलर्स का यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा। तो आपका ये जो है आपका वीबगायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सभी कलर इसमें होते हैं। और यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट का मेनली एक पर्टिकुलर रेंज के कलर्स में वो ज़्यादा जो है वो आपको फोटोसिंथेसिस करता है। अगर डार्क कर दीजिएगा तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो सूरज की रोशनी से वो अपना कलर को सिंथेसाइज करता है और कलर के कांटेक्ट से जो है वो खाना बनाता है। मेन जो खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ लेता है H2O और लेता है सनलाइट, सूरज की रोशनी, और इसके तहत तो बनाता है C6H12O6। इसको हाइड्रोकार्बन है जो कि ग्लूकोज है, जो कि हम लोग लेते हैं, है ना। फूड के 3 कंपोजिशन है, हम लोग बात कर लिए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये सब कंसेप्ट आपको पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए थे कि क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट में पाया जाता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं। यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो दिख रहा है, एक को कहता है ग्रेना, एक को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अगर कभी पूछा जाए कि कौन से 2 पार्ट हैं, तो ग्रेना और स्ट्रोमा इज ए पार्ट ऑफ विच सेल ऑर्गेनल, कौन से सेल के अंगिकाओं का पार्ट है ग्रेना और स्ट्रोमा। तो आपका जो है ये आपका ग्रेना और स्ट्रोमा जो है GRANA, ग्रेना, GRANA ग्रेना, और STROMA स्ट्रोमा। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा। तो ये ग्रेना और स्ट्रोमा जो है ये आपके क्लोरोप्लास्ट के पार्ट हो जाते हैं। ग्रेना आर मेड अप मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थाइलेक्वाइड फाउंड इन सैक्स। ये बात क्या कर रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में कि ये जो ग्रेना जो है, ग्रेना मान लिया इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक स्टैक्स में बना होता है ना, ऐसे करके थक्का पर थक्का लगा रहता है ना, स्टैक्स में बना हुआ है। और ये जो है आपका ग्रेनम इज कंपोज्ड ऑफ 20 to 25 थाइलेक्वाइड्स। ये जो बना हुआ स्टैक्स, हर स्टैक को कहते हैं थाइलेक्वाइड्स। तो आपका एक इसके कॉन्टेक्स्ट में जो आप याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट है।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर में डीएनए मटेरियल भी होता है। क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है कि किसी समय में कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर घुस गया होगा और वो बैक्टीरिया को सेल के अंदर में अच्छा लगने लगा होगा और बैक्टीरिया जो है वो भी मदद कर रहा है खाना बनाने में। ये कुछ ऐसा हुआ होगा कभी किसी ज़माने में स्मॉल बैक्टीरिया से इवॉल्व करके एक यूकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर टाइप का बन के वो सेल के अंदर में घुस गया होगा। तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस के अलावा अपना जेनेटिक मटेरियल तो है ही सेल में। एक क्लोरोप्लास्ट भी है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है थाइलेक्वाइड्स लेयर बाय लेयर लगा हुआ है और लेयर हर लेयर का इसको कहते हैं ग्रे, इसके चारों बगल जो कवर है डबल मेम्ब्रेन ये भी होता है ना, और इसको कहते हैं ग्रेना एंड स्ट्रोमा, ठीक है। और ये आपको खाना बनाने में पूरा मदद करता है। एक तरह का किचन है जो खाना बनाता है। खाना बनाता है तो क्या किया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। कार्बोहाइड्रेट बनाया तो कार्बोहाइड्रेट अब क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट सेल कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करेगा तो कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलेगा, उसको एनर्जी। आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो भी आपके सेल में जाता है ना। इस सेल से जो है आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो कैसे जाता है सेल में, क्योंकि आपने पढ़ा है यहाँ पर कि सेल के स्ट्रक्चर में कि डबल मेम्ब्रेन होता है, नहीं डबल मेम्ब्रेन होता है। और ये मेम्ब्रेन जो है इसको कहते हैं, इस तरह का ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं बीच बीच में और आपके ग्लूकोज का एक लेयर होता है और एक चैनल बना के आपके अंदर में कार्बोहाइड्रेट ले जाता है। और इस कार्बोहाइड्रेट को ये हम खाना खाते हैं तब कार्बोहाइड्रेट जाता है। प्लांट सेल में तो बड़ा अच्छा है, उनका अपना खाना है और अपने को भी यूज कर लेते होंगे वो, क्लियर है ना, अपना खाना। और उनका जो खाना एक्स्ट्रा बच जाता है उसी से वो फ्रूट्स बनाते हैं, जो हम खाते हैं, फल बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, किसी का लीफ खा लेते हैं, वहाँ भी कार्बोहाइड्रेट है, वो खुद बनाया है प्लांट ने अपने लिए, वो हमारे यूज में आ जाता है। सही बात है ना। तो प्लांट अपना, इसको कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाए उसको कहते हैं ऑटो, माने होता है सेल्फ, अपना, और ट्रफ ऑटोट्रफ। ऑटो माने स्व, ट्रफ माने पोषण, तो स्व पोषण करता है प्लांट, तो स्वपोषी है। और हम क्या है, हेटेरो। हेटेरो का मतलब होता है दूसरा, हेटेरो, और ट्रफ मतलब कि पर पोषी। तो हम क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, अब प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को हम अपने कहाँ ले जाते हैं, सेल में ले जाते हैं, हम खाना खाते हैं। यहीं से देखिए कंसेप्ट सब जुड़ा हुआ है। सुविधा के लिए सेल बायोलॉजी अलग पढ़ाया जा रहा है, डाइजेशन अलग पढ़ाया जा रहा है, रेस्पिरेशन अलग पढ़ाया जा रहा है। हमको क्या है, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, अदरवाइज नहीं तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ोगे, बाद में जोड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। अभी हम यहीं से शुरू कर देते हैं। बड़ा आसान तरीका है पढ़ाई का। क्या है, सारे गम पधा निशा। सरस्वती जो है विद्या की देवी है, क्यों, क्योंकि वो म्यूजिक जानती है। म्यूजिक क्या जानती है, उसने साथ ही अक्षर को समझ रही है वो, ग म प ध नि सा। अब ये इसी को कहता, सारे ग रे ग म प ध नि सा, एक बन गया। अब 4 सप्तक में चलेगी वो, तो बोलेगा सारे ग म प प ध न, ऐसे करके चलेगा उसका। यही है नॉलेज। अभी हम सेल के कॉन्टेक्स्ट में पूरा बायोलॉजी समझ लेंगे, यही हमको समझना चाहिए कि अब आपने खाना खाया, आप क्या हो, आप ऑटोट्रॉप्स हो कि हेटेरोट्रॉप्स हो, बहुत बढ़िया। आप परपोषी हो कि स्वपोषी हो, परपोषी हो। आपने खाना खाया, खाना खाया तो खाना कहाँ गया, मुंह में नहीं, मुंह में गया। मुंह में क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं। खाना को चबाते हैं तो कौन सा आपका दांत का स्ट्रक्चर है, यही ना है, दांत है आपका। दांत का ऊपरी लेयर जो है वो इनामेल है। थोड़ा दांत का शब्द बजाओ, टक 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 करेगा। उसके नीचे में
डेंटिन है, जुड़ गया है, नहीं यही है ना, आपके मस्कुरा में जाके जकड़े हुआ है वो पूरा। अब पूरा ये जो है आपका एक जॉ लाइन है जिसमें कि वो एडजस्ट किया रहता है। जब दांत सब आता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, ब्रेन को एक सेंसेशन मिलता है, नहीं ब्रेन को सेंसेशन मिलता है कि दांत आपका काम कर रहा है। जब उसके बाद जो है आपका मुंह का जो लार है, जीभ है, वो जीभ क्या करता है, खाने को मिलाने का काम करता है। उसमें टेस्ट ग्लैंड है, नहीं टेस्ट ग्लैंड, उसमें मीठा जो है वो आपको किनारे से दिखता है, तीखा जो है आपको इस किनारे में, सबका जगह बना हुआ जीभ में। हाँ, तो ये आपका जगह बना हुआ है, इसको कहते हैं GUSTATORI, गस्टेटरी, मतलब गस्टेटरी मूवमेंट होता है। जीभ आपको अब खाना का टेस्ट ले रहा है, टेस्ट लेगा तो क्या होगा, बगल में यहाँ पर लार है, लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड ग्लैंड से वो आपको लार जमा कर, लार का काम क्या है भाई, लार खाना को चिकना कर देता है। लार है क्या, लार प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, बहुत बढ़िया बोले। एंजाइम क्या होता है, 90% एंजाइम प्रोटीन होता है, 90% एंजाइम प्रोटीन होता है, प्रोटीन है, नहीं तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा, जैसे कोई एंजाइम पूछा प्रोटीन, क्यों, सांप का जो विष है वो एक तरह का उसका लार है, और लार क्या है, प्रोटीन है। वो आपका पॉइजन ग्लैंड में उसका लार जमा है, और लार जो है थोड़ा कंसंट्रेट करके जमा है, थोड़ा थिक जमा है, जिसका जितना थिक होगा उतना ज़्यादा उसमें वायरुलेंट होगा, ठीक है ना। सांप काटता है आपके बॉडी में, उसका लार का, सांप का दांत है ऐसे ये घला, और इसको ऊपर में एक पिचकारी है, वो क्या करता है, मसल से दबाता है, ऐसे ऐसे करके। सांप का मसल बड़ा स्ट्रांग होता है, और यहाँ से एक छेद है निडल की तरह अंदर से, और ये सीधे जाके अंदर में घुस गया, घुसा तो गया क्या, सांप का लार, एंजाइम, प्रोटीन, और वो प्रोटीन दूसरे का प्रोटीन आपके लिए पॉइजन है। सब पॉइजन नहीं है, कुछ प्रोटीन पॉइजन होता है, क्योंकि वो जो हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर इसको सोचता है कि दिस इज, ये तो ब्लॉक कर देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है ये तुरंत कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया तुम काम बंद करो क्योंकि खतरा आ गया। ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया को बंद कर देता है। हम क्या बताएं, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना सांस छोड़ना नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, जो एनर्जी छोड़ता है, वही रेस्पिरेशन है। ये मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आओ तुरंत पूछना, रोकना। किसी को नहीं समझ में आया, क्या समझ रहे हैं? अभी तक हम यहीं तक पहुंचे, लार तक। लार क्या है, एंजाइम में पूछ सकता ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम हमारे गया वो अंदर में गया तो दो चीज़ है, एक हो गया खाना जाने की जगह और दूसरा जो है सांस लेने की जगह। ये दोनों के बीच में आपके एक एपिग्लॉटिस है, लिबलिबी है ना, वो इधर चला गया तो खाना गया, इधर चला गया तो सांस गया। दोनों साथ में करोगे तो सरक जाओगे, यही ना है। दोनों साथ में अगर कभी लिबलिबी गड़बड़ हो गया, बोल रहे हैं खा रहे हैं तो गए तो हो गया, तो इधर से उधर चला गया। तो वो जो है आपको ऐसे करके फ्लैट बनता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है अपने आप है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? दिमाग लगाते हो, लिबलिबी ऐसे करते हैं, ऐसे करते नहीं करते हो, नहीं ना, अपने आप वो एडजस्ट किए हुआ है, एक्टिविटी चल रहा है उसका, अपना उस तरीके से काम करता है। तो वो खाना अब आपके कहाँ गया? स्टोमक में। स्टोमक में गया, अब इसके स्टोमक को डर लगता है कि भाई खाना ये आदमी खाया है वो पता नहीं क्या फालतू फालतू खा लिया है, तो क्या करता है, इसको पहले एसिडिक बना देता है कि ताकि जो कीड़ा मकोड़ा होगा वो जाए काम से। एसिडिक बना देता है, HCl सेक्रेट करता है, और इसमें जो है हाँ इसमें कुछ कुछ एंजाइम्स अब जोड़ते जाए। जितने एंजाइम्स होंगे सब प्रोटीन है एक तरीके का। और ये जाके फिर यहाँ पर एक लीवर है बड़ा सा,
और लीवर जो है इसको क्या करता है, देखता है कि भाई ये तो खाना वाना आ गया, अब हमारा भी काम कुछ कुछ हो रहा है, यहाँ बाइल्स है, खाना तो इसने स्टिक कर दिया है, अब थोड़ा इसको बराबर लेवल पे लाओ, तो इसको बेसिक करता है। फिर चला जाता है खाना आपके इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन के अंतर में ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये विलाई कहते हैं, अंगुली टाइप का इंटेस्टाइन के अंदर में अंगुली ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ये कर क्या रहा है, क्यों करता है, क्यों सरफेस एरिया बढ़ा लिया है, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ गया, खाना अब पेस्ट बना हुआ है, इसके बीच बीच में घुसता जाएगा और इसके अंदर में छोटे छोटे छेद होते हैं, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। खाना कहाँ चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, खाना एब्जॉर्ब हुआ तो बगल में एक और नली चलता रहा, तो जो खाने के नली को ले जाता है और ले जाके इसको जो है बोलता है कि भैया इसको अब साफ करना है ना, इसको अब सफाई होती है और बॉडी में पहुंचाने की कोशिश होती है और ये आपका ब्लड में मिक्स करता है और ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ा में, फेफड़ा में आया, फेफड़ा बोलता है कि नहीं अब इसको सफाई करना, ब्लड को साफ करके भेज दिया हार्ट में, हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है और उसको भेज दिया कोशिका में, हो गया। तो हम क्या, प्लांट का कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया, कोशिका में, यही ना कहानी है, चक्र तो यही है, समझ में आया, चक्र आपका कोशिका में आ गया, खाना आ गया कोशिका में, अब कोशिका के पास कार्बोहाइड्रेट तो पहुंच गया, मटन खाए तो प्रोटीन पहुंच गया, लिपिड खाए तो फैट पहुंच गया, सब पहुंच गया उसके पास, एकदम छोटा लेवल में पहुंचा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के बिल्कुल छोटे लेवल में पहुंचता है, ठीक है ना, ग्लूकोज पहुंचा, एकदम सिंपल फॉर्म का ग्लूकोज। हम खाते कितना भी कॉम्प्लेक्स है, जाता क्या है, ग्लूकोज। हम खाते कैसा भी प्रोटीन है, जाता क्या है, एमाइनो एसिड्स। हम खाते कैसा भी लिपिड है, जाता क्या है, वो आपका जो लिपिड का एसिड होता है वही जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कहते हैं उसको, क्या लिख ही लीजिए, अब अभी याद ही कर लिए तो याद ही कर लीजिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाता है, वहाँ चला गया अंदर में गया, तो अब जो है वो कहाँ मिलेगा भाई साहब, वो मिलेगा किसमें, प्रोटोप्लाज्म, नहीं मेम्ब्रेन में आया, अब मेम्ब्रेन में एक चैनल बना, अंदर घुसा और गया कहाँ, प्रोटोप्लाज्म में, अंदर में सेल के अंदर में क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, इसमें पहुंच गया वो। जैसे ही इसमें पहुंचा, यही अब आपको हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये आपको प्लांट सेल है, अगर एनिमल, इसको मान लिया अब इसी में से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम समझ लिए कि एनिमल सेल है, ये अंदर में दिख रहा है ग्रीनिश कलर का, ये प्रोटोप्लाज्म। एनिमल सेल में खाली ये रहता है कि स्ट्रक्चर गोल हो जाता है क्योंकि उसका सेल वॉल नहीं है। प्रोटोप्लाज्म में पहुंचा, वहां पर किसका किसका रोल है, आपका मेम्ब्रेन का भी रोल है और अंदर के प्लाज्मा का भी रोल है, दोनों मिला देते हैं तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। कभी क्वेश्चन पूछ देगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों मिल गया तो कहेंगे इसको प्रोटोप्लास्ट। ये आपको थोड़ा समझ लेने की जरूरत है, ठीक है। यहां पहुंच गया, अब यहां पर ये क्या करता है, ये खाना को पचाने की प्रक्रिया, खाने के पचाने के लिए क्या दिमाग लगाएगा, हमारे बॉडी में स्टोमक के नीचे में एक पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन भेजता है, वो इंसुलिन बोलता है कि जाके पचा के आओ। वो क्या कहता है, इंसुलिन एक तरीके से खाने को पचाने की प्रक्रिया को तेज करता है, उसको क्या कहेंगे, कैटालिस्ट। अगर इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो क्या हो गया, उसको हो गया शुगर, ब्लड शुगर, क्लियर है ना। अब खाना उसके अंदर में पचा तो खाना से मिलना क्या है, एनर्जी। खाना से मिलना क्या है, एनर्जी। एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरा प्लांट का अभी तक हम बिना रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस के हम पूरा सिस्टम आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब आपका खाना जो है वहाँ पर बना लिए, खाना शरीर को, हर कोशिका में खाना बन रहा है, एनर्जी मिल रहा है और हम एनर्जी ले रहे हैं। अब खाना बर्बाद भी होना है नहीं, बहुत सारा तो मटेरियल, रफेज मटेरियल तो स्टोमक में जो है पसीदा बहुत, क्योंकि आपको खाना के साथ रफेज खाना चाहिए। रफेज क्या करता है, खाना के रफेज से क्या काम हुआ, रफेज मतलब समझ रहे हैं, केला खाते हैं, केला में रफेज है, आपको लगा केला में रफेज नहीं है, केला में रफेज है, घुला हुआ सेलुलोज है,
समझे ना, इसको पेक्टिन सेलुलोज कहते हैं। केला में भी रफेज है, केला अच्छा खाना है, इट इज ए कंप्लीट फूड। लेकिन आम में रफेज, रेशा है तो रफेज है, रेशा नहीं है तो रफेज नहीं। इसीलिए कहते हैं कौन आम खाना चाहिए? बीजू आम। बीजू आम में रेशा होता है, रफेज है। जामुन को देखोगे पतला पतला तुम रहेगा, कुछ कुछ रफेज है उसमें। अनार में तो बीजी रफेज है पूरा। तो खाने में रफेज क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो खाने को बल्क दे देता है। क्या देता है? बल्क। बल्क मतलब मात्रा को बढ़ा देता है। मात्रा को बढ़ा देता है तो आपका जो एंजाइम जो सेक्रीट होता है वो थोड़ा सही ढंग से सेक्रीट होता है। और बल्क जो है आपके इस सब को सफाई करता रहता है। वो रफेज जो है, जो विलाई विलाई सब में जो गंदगी पंदगी रहा, उसको ब्रश मारते रहता है कि भैया ठीक से खाना अंदर जाओ। अच्छा काम करता है ना। उसके बाद वो रफेज और भी काम करता है। वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन के अंदर में खाना जाता है तो इसको प्रेशर कर देता है कि जाओ सही जगह पहुंच जाओ। तो रफेज बहुत जरूरी चीज है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नहीं खाना है तो क्या घर के लोग बोलते हैं, इसबगोल पी लो, इसबगोल ले लो। नहीं, इसबगोल क्या है? कंप्लीट रफेज है। रफेज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कभी पूछ दे तो रफेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट है, बट इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एक दिन क्लास में एक बच्चा बोल रहा था मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, तो रफेज क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। पोली माने बहुत, पोली माने बहुत, मोनो माने सिंगल, बाई माने डबल, डाई माने डबल, ट्राई माने 3, क्वाड्री माने 4, पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6। यही है ना कहानी, जानते ही हो। अब पोली माने बहुत, तो बहुत सारे सैकेराइड्स कॉम्प्लेक्स हो गए। तो वो जो क्या करता है उसमें अच्छी बात ये होती है जब प्लांट पॉलीसैकेराइड्स के साथ बहुत सारे रफेज के साथ जो खाना बनाता है तो साथ साथ प्लांट मिट्टी से उसको जमा करने के लिए जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज ये सब भी अपने फ्रूट्स में जमा कर लेता है। पता है जिस खाना में रफेज ज़्यादा होगा उस खाना में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। बात समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि मिलेट खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? मिलेट। आजकल आपको क्या है कि सरकार ये भी बोल रही है ना कि मिलेट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालना चाहिए, क्योंकि मिलेट जो है बड़ा फायदा है। हमारे पुराने लोग जब फूड का रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आया था तब ये लोग क्या करते थे? ये लोग सामा, कोदो, ज्वार, बाजरा यही सब खाते थे। तो उनका हाजमा बड़ा दुरुस्त रहता था, पेट बड़ा ठीक रहता था, गैस नहीं होता था, उनको खाना बड़ा अच्छा पचता था। और उनका जो है बाजरा खाओ, बाजरा की एक रोटी खा लो, आपको 3 बार पानी पीना पड़ेगा। उस समय नहीं, खाना के 1 घंटा के बाद। मड़ुआ का रोटी खाओ, आपको पानी पीना पड़ेगा। उस समय नहीं, थोड़ा देर बाद। मतलब डिमांड करता है बॉडी, क्योंकि भाई क्या कभी भी बड़ा फायदा करता है। तो ये रफेज है। रफेज जो है आपके खाने के बल्क को बढ़ाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने में वो फूड जो है जिसमें रफेज ज़्यादा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है आपको विटामिन, कोएंजाइम्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ ज़्यादा होगा? मिलेट में ज़्यादा होगा। ऑप्शन दे देगा आपको कि इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है, तो देखिएगा राइस, वीट, मैदा, स्टार्च, मिलेट्स। तो मिलेट्स सीधा है ना। तो कोई ऐसे ही क्वेश्चन निकलता है, कंसेप्ट सही रहेगा तो आपको क्वेश्चन कितना भी टफ करेगा तो आप परेशान नहीं होगे, नहीं तो रटना पड़ेगा, तब ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। अब हमारा रफेज जो है वो खाना में हमारे पेट में ही रह गया, वो तो जाता नहीं है, वो बल्क बन के लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। रफेज अपने साथ क्या करता है? बहुत पानी लेके जाता है। नहीं, क्या बोले हम, मड़ुआ खाते हो तो प्यास लगता है, और रफेज अपने साथ पानी लेके जाता है क्योंकि उसको इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। तो इंटेस्टाइन से घूमते घूमते हो गया कहाँ? लार्ज कोलन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा मोटा होता है, उसमें भी होता है सोखने की शक्ति। वो क्या करता है? पानी को सोख लेता है और रफेज को छोड़ देता है। वहाँ पर बहुत तरह के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप जो है सो
ये करके आप प्रोबायोटिक लो। प्रोबायोटिक मतलब बैक्टीरिया लो, अच्छा बैक्टीरिया लो। आता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, प्रोबायोटिक लीजिए। आपका सबसे अच्छा प्रोबायोटिक कौन है? दही है। दही जो है प्रोबायोटिक है। आपका खजूर है, आपका नहीं, रमजान के समय में खजूर खा, तो इसमें क्या है, वो प्रोबायोटिक बन चुका होता है। धीरे धीरे जो है वो उसमें अच्छे बैक्टीरिया आ गए होते हैं, तो ये सब एनर्जी देता है। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर में एक बढ़िया सा सरफेस बना लेता है अच्छा बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया क्या है, हमारा दोस्त बैक्टीरिया है। बहुत अच्छा रिसर्च है। अगर प्रोबायोटिक अंदर में बैक्टीरिया का, अच्छे बैक्टीरिया का, उसको कहते हैं माइक्रोफ्लोरा। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा बैक्टीरिया का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा। अगर माइक्रोफ्लोरा आपका खराब हो गया, वो माइक्रोफ्लोरा कब खराब होगा? माइक्रोफ्लोरा सर्दी हुआ, बेटा एजिथ्रोमाइसिन ले आओ, नहीं, एमोक्सिक्लेव। माइक्रोफ्लोरा, माइक्रो MICRO, माइक्रोफ्लोरा। माइक्रो मन हो गया पतला, और फ्लोरा मतलब हो गया वो जाति का समूह, ठीक है ना। तो माइक्रोफ्लोरा एकदम छोटा छोटा एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का समूह आपके रहता है आपके शरीर के अंदर में, इंटेस्टाइन में। माइक्रोफ्लोरा अगर आपके शरीर में अच्छा बैलेंस बना हुआ है तो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है एक अच्छा माहौल बना के रखता है ना। तो इसीलिए प्रोबायोटिक का इलाज आजकल शुरू हो गया। आपको पता होगा, आपको शायद आप लोग को नहीं समझाया गया होगा, ट्रेडिशनल मेथड जो था इलाज का, उसमें हर कुछ का वो सोमरस ही होता था। सोमरस क्या था? वो फर्मेंटेशन था, बैक्टीरिया का एक कॉन्कॉक्शन था। तारी जो है, अगर खजूर को एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको फर्मेंट होने दिया जाए और उसमें अल्कोहल ना आए, जहाँ तक बैक्टीरिया का कल्चर तक डेवलप हो सके, तो ज़्यादा बदबू भी नहीं देगा और वो एक अच्छा फ्लोरा बनाता है बैक्टीरिया का आपके इंटेस्टाइन में। क्या? हाँ, नहीं, हार्मफुल भी है, ये बड़ा रिस्की गेम है। कहाँ तक वो माइक्रोफ्लोरा बन रहा है, नहीं तो शराब पीने वाला बोला करे यार ये तुम्हारा बैक्टीरिया का अच्छा ये करता है, वो नहीं समझना। मतलब ये हम बता रहे हैं, बट दैट इज द पॉइंट। पॉइंट है कि आपके शरीर में एक अच्छा फ्लोरा का निर्माण अगर है तो आपके बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा काम करेगा, आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आप ज़्यादा सोएंगे नहीं, आप लेथार्जी नहीं होंगे, आपको आलस नहीं आएगा, आपका आँख फ्रेश रहेगा, आपको लगेगा कि हमारा एनर्जी सेंटर डेवलप किया हुआ है। राजस्थान में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो ऊँट का लीद एक पर्टिकुलर टाइम का निकला हुआ, उसको घोल के बच्चों को पिला दिया जाता है। ऊँट का लीद, जी। अभी एक नया टेक्नोलॉजी है ह्यूमन के फीकल का, आदमी के लैट्रिन को सिंथेसाइज करके एक बढ़िया माइक्रोफ्लोरा बनाया जाता है, वही आदमी को खिलाया जा रहा है। ये भी एक टेक्निक अभी आ गया है जी। उसका क्या क्या हटा दिया, उसमें से H2S हटा दिया, जो माइक्रोफेंटाइन कहते हैं वो हटा दिया, बदबू उदबू सब समाप्त हो गया। बैक्टीरिया आपका कहाँ से निकला हुआ है? इंटेस्टाइन से निकला हुआ है। उसी बैक्टीरिया पर कल्चर किया डाल के, उसके बैक्टीरिया के फ्लोरा को डेवलप किया, वो आपके शरीर का माइक्रोफ्लोरा है, वो आपके शरीर में पहुंचा दिया कैप्सूल से, जो कि लार्ज स्मॉल यहाँ पर इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर एसिडिक कारण से वो पिघलेगा नहीं, जाएगा कहाँ? अंदर में जाके अल्कलाइन मीडिया जब मिलेगा तब वो हटेगा और आपके शरीर में एक माइक्रोफ्लोरा का निर्माण करेगा। ये एक बायोलॉजी चल रहा है, दैट इज दी बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शराब बनाना क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया पर कल्चर करना क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन बना लोगे अब, बायोटेक्नोलॉजी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं सेल। सेल के कॉन्टेक्स्ट से हम पूरा बायोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं रफेज तो चला गया, और आपका क्या हुआ? वो जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से चला गया अंदर में, अंदर से बन गया सेल में खाना, एनर्जी बन गया। वो भी तो कुछ टॉक्सिक सेक्रेट करेगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लगाएगा, वो भी कुछ यूरिया निकालेगा। प्रोटीन खाएं आप,
क्या खाए हैं? प्रोटीन। प्रोटीन खाए हो तो प्रोटीन का में क्या है आपका? नाइट्रिक है ना, नाइट्रोजन तो है, हाइड्रोजन है आपके बॉडी में, नाइट्रोजन है आपके बॉडी में, कार्बन है आपके बॉडी में, यूरिया आपका इस तरह का अम्लीय पदार्थ ये तो बनाएगा ही, वो भी आपके ब्लड में जाके मिल जाएगा। वो ब्लड कहाँ जाएगा? वो जाएगा किडनी में। किडनी क्या करेगा? उसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करके उसमें काम का चीज निकाल लेगा और बेकार का चीज बाहर जाने देगा। वो आपका क्या करता है? और उसको फिर ले जाके लीवर के थ्रू ले जाके फिर आपके हार्ट के थ्रू फिर अच्छी जगह पर पहुंचा देगा। यही सिस्टम है। तो किडनी क्या है? फिल्ट्रेशन करता है। अभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि वेटलैंड क्या है, यूपीएससी का क्वेश्चन था। बच्चा लोग बोला बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, हमको कैसे करें? तो लिखा हुआ है वेटलैंड, जो कि शरीर में जो काम ये करता है वही काम वेटलैंड करता है, वही का सही आंसर था। वेटलैंड क्या करता है? किडनी की तरह गंदगी को साफ कर लेता है, सही चीज को ऊपर आने देता है, यही वेटलैंड है। वेटलैंड क्या है? वातावरण का, इन्वायरमेंट का किडनी। यही तो क्वेश्चन पूछा था। कंसेप्ट बराबर है ना? नहीं, एकदम कंसेप्ट रहेगा। आईएएस का क्वेश्चन भी आपको आसानी से बना लोगे। तो अब किडनी से जो है वो निकल गया बाहर में, और बाहर में निकला वो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया। एक्सक्रीशन का मतलब है बाहर फेंकना, डाइजेशन का मतलब है खाना पचाना, रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी लेना, क्लियर है ना? सर्कुलेशन का मतलब है घुमा देना, नर्व का मतलब है इम्पल्स को यहाँ से वहाँ ले जाना, क्लियर है ना? एक सेल के कॉन्टेक्स्ट से हर कुछ जो बात हो रही है, जो हम डाइजेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक इस सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है। कभी भी बोले डाइजेशन मतलब स्टोमक, इंटेस्टाइन इतना ही डाइजेशन कर लेगा, नहीं। उस सेल के लेवल में डाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस का दूसरा पार्ट क्या है? एसिमिलेशन। डाइजेशन के का दूसरा नाम क्या है? पहला है डाइजेशन, पहला है तो माउथ में इनटेकिंग, इंजेशन, डाइजेशन, तब एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, तब एक्सक्रीशन। इतना प्रोडक्ट जब बनता है तब पूरा डाइजेशन बनता है। नहीं, तो डाइजेशन का मतलब एक नहीं है। पहले तो खाना लो, इंजेशन, अंतःग्रहण, फिर डाइजेशन मतलब कि पचाना, फिर एब्जॉर्प्शन मतलब कि सोखना जो इंटेस्टाइन कर रहा था, फिर एसिमिलेशन मतलब बॉडी में बराबर भाग में बांट देना, फिर खराब चीज को ले जाके बाहर फेंक देना। ये पूरा प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। सब में क्या इन्वॉल्व है? सेल। ये सब सेल लेवल पर जाएगा तभी तो एसिमिलेशन होगा, बॉडी के हर पार्ट में जाएगा तभी तो एसिमिलेशन होगा। तो ये आपका यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जो रिप्रोडक्शन की ओर नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा पार्ट? सेल के अंदर में रिप्रोडक्शन का भी एक मशीन बना हुआ है। सेल अपने आप में एक यूनिट है, एक अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। छोड़ दो इसको, अपने शरीर से फ्री कर दो, वो रिप्रोडक्शन कर लेगा, खाली इसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिले। एक सेल आपके शरीर का एक ऐसे करके निकाल ले और इसको डाल दें सुटेबल मीडियम में, वो आप फिर आपका नया रूप बन सकता है। इसको कहते हैं क्लोन। अब ये मत कर देना नेताजी लोग की तरह, सीता जी तो क्लोन से पैदा हो गई थी, कुछ ऐसा है ना टेस्टी बेबी थी पर हमारे नेताजी लोग तुरंत बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में तो ये सब वेद में भी हो चुका है, हमारे यहाँ तो नियम है, वो गर्भ एक का तो जन्म जो है से कुंभ में हो गया था, मैं घड़ा में हो गया था। तो भाई ऐसा नहीं है, मतलब ये आप, लेकिन थ्योरेटिकली ये है कि एक सेल जो है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब उसके अंदर में रिप्रोडक्शन की भी शक्ति है। जो इस स्टेम सेल्स क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आप डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप एक चीज समझिए कि आप एक टिश्यू कल्चर की एक बात करते हैं। मान लिया टिश्यू है, सेल जो रुकता बनता है, सेल एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये आपको टिश्यू बनाता है ना।
जब कभी ये टिश्यू का आपका एक स्ट्रक्चर जो है, एक टिश्यू का स्ट्रक्चर है, ये अपने आप फिर से ग्रो करके वो डेवलप कर जाए, जिसको क्या कहेंगे, स्टेम सेल कहेंगे। इसको हम आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा देंगे। अभी इस फ्लो में आपका हम क्वेश्चन को रोकते हैं। तो स्टेम सेल्स जो है उसी को कहते हैं, हर सेल को अपने से नया सेल बनाने की कैपेसिटी होती है, जिसके अंतर्गत जो है जो स्टेम सेल्स बनता है। ये भी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर में आता है। इसका हम यहाँ पर निकाल दे रहे, देखिए यहाँ सेल है, सेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर में आपका जो है एक न्यूक्लियोलस है, और ये आपका है डीएनए रखता है, और ये डीएनए जो है ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। ये डीएनए कहाँ रहता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर में, है ना। डीएनए कहाँ रहता है, क्रोमोसोम पे। तो ये आपका जो है क्रोमोसोम इज दी जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए को कैरी करता है। आपके किताब में जो लिखा हुआ है जो क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड हम पहले ही बताए थे, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका बना रहता है, और ये आपको ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इस तरह का पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है हम लोगों का यूकारायोट्स में, है ना। इसके अंदर में डीएनए है, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स। और ये आपका जो है यहाँ लिखा हुआ है कि इसके ये आपका इंफॉर्मेशन देता है डीएनए ये आरएनए को, और ये आरएनए जो है ये आपको प्रोटीन बनाता है ना। आरएनए डिफरेंट टाइप के होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और दूसरा आपका सेल डिवीजन में मदद करता है। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। पिछला बार भी हम लोग थोड़ा स्टडी इसका किए थे, और इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए थे कि डीएनए ही क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो क्या हम लोग अगर कभी पूछेगा आरएनए का सिंथेसिस कहाँ से होता है, तो डीएनए से होता है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियोटाइड्स एक ही होता है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े थे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये आपका प्रोसेस है डीएनए और आरएनए का, आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए।